चलो स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल। ठीक है, फर्मी लेवल किस किस के लिए? न्यूमेरिकल्स बेटा कर देंगे सेंड, पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लो सारे, उसके बाद न्यूमेरिकल्स भी सेंड करेंगे। ठीक है, कल आप लोगों ने पढ़ा था पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल फॉर एन टाइप, पी टाइप एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, है ना। तीनों के लिए हमने अलग अलग फर्मी लेवल का पोजीशन निकाला था। ठीक है, जो हमने, ध्यान होगा आपको, कल हमने निकाला था ईसी माइनस ई एफ निकाला था एक, है ना। ये किसके लिए था? एन टाइप के लिए। एक निकाला था हमने ई एफ माइनस ई वी, ये किसके लिए था? पी टाइप। ठीक है, और एक हमने निकाला था ई एफ आई, ये आया था हमारा ई सी प्लस ई वी ओवर टू एट टी इक्वल टू 0 केल्विन। ठीक है, ये तीन चीज़ें कल हमने निकाली थी, इनमें कोई डाउट नहीं है आपको? चलिए, गुड मॉर्निंग अब बंद कर दो, अब जो पूछेंगे उसका जवाब देना केवल। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले आज हम लोग ई एफ आई और ई एफ आई एंड ई एफ, इन दोनों में हम कनेक्शन निकालेंगे आज। ठीक है, एन टाइप के लिए और पी टाइप के लिए। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, जब हमने किसी सेमीकंडक्टर किया, ठीक है, कोई हमारे पास एक सेमीकंडक्टर था, ठीक, सिलिकॉन, सिलिकॉन का इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था हमारे पास। ठीक है, हमने उसमें डोपिंग स्टार्ट की। तो डोपिंग स्टार्ट करने से पहले जो फर्मी लेवल बिफोर डोपिंग था वो क्या था? ई एफ आई, फर्मी लेवल बिफोर डोपिंग। ये क्या होता है आपका? इंट्रिंसिक फर्मी लेवल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ई एफ आई, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने डोपिंग स्टार्ट की। आफ्टर डोपिंग, आफ्टर डोपिंग हमारे पास या तो पी टाइप बनता है या फिर एन टाइप बन जाता है। ठीक है, इन दोनों के लिए जो नया फर्मी लेवल बनता है उसको हम क्या बोल रहे हैं? ई एफ, ये है हमारा न्यू फर्मी लेवल। ठीक है, तब हम लोग देख लेते हैं कि ये ई एफ और ई आई में रिलेशन क्या है। रिलेशन बिटवीन ई एफ एंड ई एफ आई। ठीक है ना। इसको अगर एक बार मैं और थोड़ा सा डिटेल में बता दूं आपको, ई एफ और ई एफ आई क्या है। ये था कंडक्शन बैंड हमारा, ये था वैलेंस बैंड। ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले विदाउट डोपिंग। विदाउट डोपिंग क्या होगा? इसके एग्जैक्ट सेंटर में हमारा इंट्रिंसिक फर्मी लेवल होगा, ये हो गया ई एफ आई। ठीक है, डोपिंग दी हमने, डोपिंग करके माना ये हमारा बना एन टाइप। ठीक है, एन टाइप में हमारे पास क्या होता है? डोनर लेवल होता है। तो डोनर लेवल यहाँ पे आ जाएगा कंडक्शन बैंड के पास, ये हो गया हमारा डोनर लेवल। ठीक है, और कल हमने देखा था कि जो हमारा फर्मी लेवल होता है वो डोनर लेवल और कंडक्शन बैंड के बीच में होता है। ठीक है, तो हमारा नया फर्मी लेवल कहाँ पे आ जाएगा? डोपिंग के बाद वाला, डोपिंग के बाद हमारा फर्मी लेवल आ जाएगा ये ई एफ। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ई एफ और ई एफ आई, इनके बीच में जो गैप है, ये आज हम फाइंड आउट करेंगे कि ये गैप कितना होता है। सबसे पहले
ठीक है, ये डायग्राम आपको समझ में आया? ये डोनर लेवल है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स थे देने के लिए, जो डोपिंग की वजह से आया था। समझ में आया ये डायग्राम? कमेंट करके बताओ मुझे। ठीक है, अभिनव और लोग बताओ बेटा। ठीक, रिपीट कर दें। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक है आपका कंडक्शन बैंड और एक है वैलेंस बैंड। ठीक है, कंडक्शन बैंड आपका एकदम खाली है फिलहाल, और वैलेंस बैंड में आपके क्रिस्टल के अंदर बॉन्ड्स बने हुए हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं डोपिंग से पहले की। तो डोपिंग से पहले ये जो ब्लू कलर का मैंने लेवल बनाया है, ये कौन सा आपका इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, जिसकी वैल्यू कल हमने निकाली थी, कितनी आती है? इसकी वैल्यू आई थी EC प्लस EV बाई 2। EC क्या है? EC है आपका ये लेवल, जिसके ऊपर आपका कंडक्शन बैंड स्टार्ट हो जाता है, ये है EC। और EV क्या है? EV वो लेवल है जिसके नीचे आपका वैलेंस बैंड होता है। इनके एग्जैक्ट सेंटर में क्या होगा? इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, EFI। ठीक है, ये बात क्लियर है? इंट्रिंसिक फर्मी लेवल किसी भी सेमीकंडक्टर के लिए कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के एग्जैक्टली मिडिल में होता है, एट एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, अब इसके बाद हमने देखा डोपिंग में क्या होता है। जब हमने डोपिंग की, इसको मान लिया हम एन टाइप बना रहे हैं, तो एन टाइप बनाने के लिए हम इसको डोनर देते हैं। डोनर मतलब जिसकी पेंटावेलेंट है, जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर शेल में, इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसके पास देने के लिए है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? डोनर। ठीक है, तो डोनर लेवल आता है हमारा कंडक्शन बैंड के पास में, ये जो मैंने ग्रीन कलर का बैंड बनाया है, ED। ठीक है, ये हो गया मेरा डोनर लेवल। ठीक, तो फाइनली जो हमारा फर्मी लेवल बनेगा डोपिंग के बाद में, ठीक है, वो कहाँ पे बनेगा? वो बनेगा डोनर लेवल और कंडक्शन बैंड के बीच में, जिसको मैंने ब्लैक लाइन से बनाया है। ये है आपका EF। ठीक है ना? कल हम लोगों ने वैल्यू किसका निकाला था? EC माइनस EF का। ये जो गैप है, ये गैप, ये गैप जो है, ये कल हमने निकाला था, EC माइनस EF। ठीक है, क्लियर है ये बात? आज हम लोग निकालेंगे EF माइनस EI, EF माइनस EFI। ठीक है, आज हम लोग ये निकालेंगे सबसे पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्लियर? चलो, अब आ जाते हैं मैथमेटिक्स पे। तो कल हमने देखा था कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप में क्या होती है? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप, ये कितनी थी? एन इक्वल टू NC एक्सपोनेंशियल माइनस EC माइनस EF ओवर KBT। ठीक है, हम इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे n इक्वल टू हो जाएगा NC एक्सपोनेंशियल माइनस EC। यहाँ पे मैंने क्या किया? यहाँ पे मैंने EFI को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया अंदर। ठीक है, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? एक टर्म यहाँ पे आ जाएगा EFI का, EFI बाई KBT। ठीक है, और एक टर्म यहाँ पे आ जाएगा EF माइनस EFI बाई KBT। ठीक है, एडिंग
एंड सब्ट्रैक्टिंग एक्सपोनेंशियल, एक सेकंड रुको बेटा, शायद बंद हो रहा है यार। एक्सपोनेंशियल ये हो जाएगा ई एफ माइनस ई एफ आई बाई के बी टी। ठीक है, ये कैसे आया? बाई मल्टीप्लाइंग एक्सपोनेंशियल माइनस ई एफ आई प्लस ई एफ आई। ठीक है ना, बाई के बी टी। ठीक है, स्टेप समझ में आया? हाँ, ठीक है। एक मिनट। हाँ, एक मिनट। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट स्टेप हमें मिल जाएगा n इक्वल टू, अच्छा कल हमने क्या देखा था? इसको अगर मैं बोल दूं ni, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसको मैंने बोल दिया ni। ठीक है, सेकेंड टर्म मेरा क्या बन गया? सेकेंड टर्म बन गया एक्सपोनेंशियल ई एफ माइनस ई एफ आई ओवर के बी टी। ठीक है ना, ये फर्स्ट वाला जो टर्म है ये क्या दिखा रहा है हमें? ये दिखा रहा है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये हो गया मेरा n इक्वल टू एन आई एक्सपोनेंशियल ई एफ माइनस ई एफ आई बाई के बी टी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लॉग ले लूंगा तो क्या बनेगा? लॉग लेने के बाद मेरा इक्वेशन बन जाएगा ई एफ माइनस ई एफ आई। यहाँ पे मैं स्टेप्स जंप कर रहा हूँ क्योंकि अभी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, लॉग लेना एंटी लॉग लेना। ठीक है, इसको आप लोग रिवाइज करते पे चेक करो कि गलती कहाँ पे है, नहीं है। ये बार बार लेने का बहुत टाइम वेस्ट होता है। ये हो जाएगा के टी एल एन नेचुरल लॉग एन ओवर एन आई। ठीक है, लॉग लोगे तो ये आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका ई एफ माइनस ई एफ आई एन टाइप के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पी टाइप के लिए। तो पी टाइप की अगर बात करें, कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इन पी टाइप। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? पी इक्वल टू एन
V एक्सपोनेंशियल माइनस EF माइनस EV बाई KBT। ठीक है, तो इसके आगे हम लोगों को वही करना है, सेम स्टेप रिपीट करना है, बाई मल्टीप्लाइंग एक्सपोनेंशियल माइनस EFI प्लस EFI बाई KBT। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, P इक्वल टू NV एक्सपोनेंशियल माइनस EF माइनस EFI बाई KBT और एक्सपोनेंशियल EFI माइनस EF बाई KBT। ठीक है, तो ये बन गया P इक्वल टू NI बोलें या फिर PI बोलें, एक ही बात है, क्योंकि इंट्रिंसिक में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की नंबर बराबर होती है, इसलिए इसको मैंने NI ही लिख दिया है वापस से। ठीक है, ये बन गया EFI माइनस EF बाई KBT। ठीक है, यहाँ से फिर से लॉग लेंगे, जब टेकिंग लॉग हमें मिल जाएगा, इसको रेड से लिख देते हैं, EFI माइनस EF इक्वल टू KT ln P ओवर NI। ये दोनों रिलेशन आपको समझ में आ गए, 1 एंड 2, EFI और EF, इनके बीच में जो डिफरेंस है, इनकी हाइट में जो डिफरेंस है वो हमने निकाला है। ठीक है, इंट्रिंसिक लेवल और फाइनल जो फर्मी लेवल है हमारा डोपिंग के बाद, उनके बीच में मल्टीप्लाई बेटा सिंप्लीफाई करने के लिए, वो तो हमारे हाथ में है ना। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू एक्चुअली में 1 है ना, एक्सपोनेंशियल माइनस EFI प्लस EFI माइनस EFI प्लस EFI, ये क्या हो जाएगा, 0, एक्सपोनेंशियल पावर 0 क्या हो जाएगा, 1। तो एक्चुअली में मल्टीप्लाई हमने केवल 1 से किया है ना, 1 से मल्टीप्लाई तो हम कर ही सकते हैं। EV कहाँ गया, अच्छा यहाँ पे मैंने EFI लिख दिया क्या, यहाँ पे EV माइनस EFI माइनस EV माइनस EFI होगा, सॉरी EV। ठीक है, वो मैंने गलत लिख दिया था, EV होगा यहाँ पे। EV राइट साइड में होगा, अभी ठीक कर लेते हैं, इसको ठीक कर लेते हैं। ये बनेगा EFI माइनस EV बाई KBT। अब ठीक, ठीक है, इसका वैल्यू बन जाएगा NI। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अगर एन टाइप की बात करें, तो एन टाइप में हमारा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों है साथ साथ, है ना, उनको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं NN से और PN से, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, NI स्क्वायर, है ना।
और जो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की कंसेंट्रेशन है वो किसके बराबर है? डोनर कंसेंट्रेशन के बराबर है ना? कंसेंट्रेशन ऑफ डोनर्स इसके बराबर है। ठीक, तो यहाँ पे पी एन का वैल्यू क्या हो गया? एन टाइप में होल्स का नंबर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। होल्स एन टाइप में क्या है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है। उसका वैल्यू क्या हो गया? एन आई स्क्वायर ओवर एन डी। ठीक है, ये हो गया आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में पी आपका क्या है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। पी टाइप में क्या होगा? पी टाइप में भी हम सेम चीज लिखते हैं, एन पी 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 इक्वल टू एन आई स्क्वायर, इंट्रिंसिक नंबर के स्क्वायर के बराबर। पी पी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एक्सेप्टर के बराबर। यहाँ पे डोपिंग आपने किसकी की है? एक्सेप्टर की है। कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर्स वो किसके बराबर होगी? होल्स के बराबर, है ना? तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, तो उनका कंसंट्रेशन हो जाएगा एन आई स्क्वायर ओवर एन ए। ये है यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, तो इन चीज़ों को अगर मैं पुट कर दूं वापस से अपनी इक्वेशन में, ऊपर वाली में, ठीक है, तो मुझे एन और पी की जगह पे क्या लिख देना रहेगा? एन डी। ये जो एन लिखा है मैंने, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? एन डी डोनर लिख सकता हूँ। और पी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? एन ए। पीपी बेटा, पीपी का मतलब है, ये क्या हुआ? पीपी का मतलब है होल्स का कंसंट्रेशन पी टाइप में। ठीक है, और एनपी का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन पी टाइप में। जो नीचे सफिक्स में हमने पी या एन लगाया है उसका मतलब है टाइप। एन टाइप वाले में हमने नीचे एन लगाया है दोनों में, पी टाइप वाले में हमने दोनों में नीचे पी लगाया है। ठीक है, दोनों में से एक मेजोरिटी चार्ज कैरियर है, दूसरा क्या है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ये क्या है यहाँ पे? ये है आपका मेजोरिटी। ऐसे ही नीचे पीपी क्या है? पीपी मेजोरिटी है और एनपी माइनॉरिटी है पी टाइप में। ठीक है, तो इससे हमने इस नाम से मॉडिफाई कर दिया इन दोनों इक्वेशंस को। एन की जगह पे यहाँ लिख सकते हैं, ये एक्चुअली में एन एन है क्योंकि यहाँ पे एन टाइप की बात हो रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं एन डी डोनर। ये है पी पी क्योंकि पी टाइप की बात हुई थी यहाँ पे, तो इसको हम लिख सकते हैं एन ए। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, हम लोगों ने मैथमेटिकली तो डिफरेंस निकाल लिया डायग्राम्स में इनमें। ठीक, अब हम इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये है हमारा एन टाइप कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। ठीक, इसमें सेंटर में तो क्या बन जाएगा? सेंटर में आ गया ई एफ आई। ठीक है, एक है यहाँ पर डोनर लेवल ई डी। ठीक है, डोनर लेवल और कंडक्शन बैंड इनके बीच में क्या है? हमारा फर्मी लेवल ई एफ आई। सॉरी, ई एफ आई नहीं, ई एफ। ठीक, इसको अगर नाम दे दूं ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका जो लोअर एंड है उसको बोलते हैं ई सी,
और वैलेंस बैंड के अपर एंड को क्या बोलते हैं? ईवी। ठीक है, यहाँ से आपको सारे नाम समझ में आ गए जो हम लोग यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमारे कहाँ पे हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं डोनर लेवल पे। ठीक है, रिलेशन हमने अभी निकाला है ईएफ और ईएफआई में। ठीक है, ये जो हमारा गैप है ये हमने अभी निकाला है, ये कितना होता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं पी टाइप की। तो पी टाइप को भी यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ मैं। कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, सेंटर में क्या आ जाएगा? ईएफआई, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल। ठीक है, और इसका जो आपका डोनर नहीं एक्सेप्टर लेवल होता है, इसमें एक्सेप्टर लेवल रहेगा वैलेंस बैंड के पास। ठीक, ये रहेगा आपका एक्सेप्टर लेवल ई ए। ठीक है, फर्मी लेवल आ जाएगा एक्सेप्टर और वैलेंस बैंड के बीच में, ये हो गया फर्मी लेवल। ठीक, कंडक्शन बैंड का लोअर पार्ट क्या हो जाता है? ई सी, जो लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी है कंडक्शन बैंड में। और अपर लिमिट क्या हो जाती है वैलेंस बैंड की? ई वी। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या निकाला? ये डिफरेंस ई एफ आई और ई एफ में। ये है आपका ई एफ आई माइनस ई एफ। ठीक है, पी टाइप। आप लोग ऊपर इक्वेशन में भी देख सकते हो कि इक्वेशन में एन टाइप के लिए आया है ई एफ माइनस ई एफ आई, ई एफ माइनस ई एफ आई, क्योंकि ई एफ वहाँ पे ऊपर होता है। ठीक है, यहाँ पे आया है ई एफ माइनस ई एफ आई, ये दिख रहा है ई एफ माइनस ई एफ आई। और पी टाइप में क्या आया है? ई एफ आई माइनस ई एफ, क्योंकि यहाँ पे हमारा इंट्रिंसिक लेवल ऊपर है फाइनल फर्मी लेवल से। ठीक है ना? और इसमें आपके होल्स कहाँ पे हैं? होल्स हैं आपके एक्सेप्टर में, एक्सेप्टर लेवल पे। ये हैं आपके होल्स, ये हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को मैं डार्क कर देता हूँ, होल्स को एम्प्टी कर देता हूँ। ठीक है, जो डार्क सर्किल हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन्स और जो होलो हैं वो हैं होल्स। ठीक है ना? चलिए, ये हो गए हमारे एनर्जी डायग्राम फाइनल इसके। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है हमारा पी एन डायोड। ठीक है, एक सेकंड दीजिए, जरा सेटिंग कर लूँ मैं इसकी। चलो, वंशिका ई आई इक्वल्स टू वी बाई डी।
नहीं बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, एनर्जी की बात कर रहे हैं। ई मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ई मतलब एनर्जी है, एनर्जी। ठीक है, ये आपने जो लिखा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता है, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय द डिफरेंस ऑफ, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं एनर्जी की। ठीक है, एनर्जी लेवल्स की बात करें, एनर्जी लेवल्स तो आपने बोहर डायग्राम में पढ़े हैं ना। जैसे आपने उसके लिए हाइड्रोजन के लिए निकाले होंगे अलग अलग एनर्जी लेवल्स, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल करके निकाला होगा हाइड्रोजन के लिए। तो वही एनर्जी लेवल्स तो हैं ये। जैसे आपने अलग अलग सीरीज पढ़ी होगी हाइड्रोजन के लिए, लाइमन सीरीज होती है, बामर सीरीज होती है। वो सब क्या किसकी बात करते हैं? एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं वो। E1, E2, E3, E4। ठीक है, उसी तरह के ये एनर्जी लेवल्स हैं, EC, EV, EFI, EF। ठीक है, ये कोई नई चीज नहीं है, वही एनर्जी लेवल्स हैं जो आपने पढ़े हैं बोहर डायग्राम, बोहर का जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। ठीक है, उसी में। चलिए, तो पी एन डायोड की बात करें तो पी एन डायोड बेसिकली क्या होता है? उतने सिंपल तरीके से हम लोग इसको नहीं देखेंगे जैसे आपने अब तक देखा होगा 11th 12th क्लास में। ठीक है, इसलिए ये मत सोचिएगा कि ये तो पढ़ा हुआ टॉपिक है। ये मान के चलिए कि आपको पी एन डायोड नहीं आता है। ठीक है। अच्छा, पी एन डायोड शुरू करने से पहले एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं हम लोग। आएगा वो हमारा पी एन डायोड में ही, उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट हमारा बच गया है यहाँ पर, डिफ्यूजन करंट। जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, कंडक्टिविटी जो हमने निकाली थी वो कौन सी करंट थी? वो थी ड्रिफ्ट करंट। इसमें इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी यूज हो रहा था, वीडी, है ना। कल हमने जो करंट पढ़ा था वो कौन सा करंट था? ड्रिफ्ट करंट था, ड्रिफ्ट करंट। उसका वैल्यू क्या आया था? आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं एन ई ए म्यू ई ई। वी डी का वैल्यू है ये, क्योंकि वी डी इक्वल्स टू म्यू ई ई। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम करंट डेंसिटी निकालें, करंट डेंसिटी क्या होती है? आई अपॉन ए। इसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी जे। तो करंट डेंसिटी की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी हमारी एन ई, इसको नाम दे देते हैं करंट डेंसिटी। ठीक है, एन ई म्यू ई ई। ठीक है, ये हो गया हमारा करंट डेंसिटी ड्रिफ्ट के केस में। ठीक है ना, जो कल हमने निकाला था। आज हम लोग बात कर लेते हैं पहले डिफ्यूजन करंट की, उसके बाद हम लोग आएंगे पी एन डायोड पे। डिफ्यूजन करंट क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब आपको समझ में आ रहा है? डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इज नथिंग बट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल्स। जैसे आप लोग परफ्यूम लगाते हो तो परफ्यूम की स्मेल पूरे कमरे में फैल जाती है, उसी को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। पार्टिकल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना, है ना। कोई आपका इस तरह से एक एरिया है या वॉल्यूम कहें, इस वॉल्यूम में यहाँ पे आपके किसी पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, और जैसे जैसे आप राइट साइड में बढ़ते जा रहे हैं कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये फिगर समझ में आ रहा है कि क्या है? इधर है आपकी हायर कंसंट्रेशन, इधर है लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि लेफ्ट साइड में मेरे पास
पानी है जिसके अंदर मैंने चीनी घोल रखी है, ठीक है। तो अगर पानी में आप चीनी घोल दोगे तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है ऑब्वियसली, ठीक है। और राइट साइड में मेरे पास क्या है, सिंपल वाटर है। इन दोनों को आप अगर छोड़ दोगे फ्रीली तो क्या होगा, जो हायर कंसंट्रेशन वाला है ये इसके साथ मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा लोअर कंसंट्रेशन के साथ। तब तक मिक्स होगा जब तक थ्रू आउट कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। होगा ऐसा? अगर आपने एक बर्तन में चीनी वाला पानी और बिना चीनी वाला पानी भर के छोड़ दिया तो क्या होगा, दोनों मिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे मोशन की वजह से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक वॉल बना दूं बीच में, तो आपको इफेक्टिव मोशन कहाँ से कहाँ को देखने को मिलेगा मॉलिक्यूल्स का, लेफ्ट साइड से राइट साइड में देखने को मिलेगा इफेक्टिव मोशन। इफेक्टिव मोशन ऑफ द पार्टिकल्स किस तरफ होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, है ना। चीजें हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती हैं, पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहता है ना। जिस तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से पार्टिकल्स लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे फिनोमेना क्या बनेगा, पार्टिकल्स डिफ्यूज, इसको डिफ्यूजन बोलते हैं, जो कि कंसंट्रेशन वेरिएशन की वजह से जो पार्टिकल्स का मोशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। इसी की वजह से कमरे में कहीं भी छोटी सी कोई चीज़ आप शीशी वगैरह खोलेंगे किसी चीज़ की तो उसकी स्मेल पूरे में फैलती है। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। हाँ, परासरल कह सकते हो बेटा, थोड़ा सा डिफरेंट है परासरल और डिफ्यूजन, लेकिन कह सकते हो आप। पार्टिकल्स क्या लिख रहा था मैं, डिफ्यूज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अगर मेरे पास एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये कैसा है, पी टाइप, ठीक है। इसमें मैंने मान लिया इधर कुछ कंसंट्रेशन है होल्स की, ठीक, और राइट साइड में कुछ और कंसंट्रेशन है। राइट साइड में कंसंट्रेशन थोड़ी सी कम है, ठीक है। ये मैंने एक्स एक्सिस मान लिया, तो ये हो गया एक्स इक्वल टू जीरो और ये हो गया एक्स इक्वल टू समथिंग एक्स प्राइम, ठीक है। तो जो पी जीरो है इस डायरेक्शन में है पी एक्स प्राइम, ठीक है। तो पी जीरो इज ग्रेटर देन पी एक्स प्राइम, ठीक है। सो होल्स विल डिफ्यूज फ्रॉम एक्स इक्वल टू जीरो टूवर्ड्स एक्स इक्वल टू एक्स प्राइम, ठीक है ये बात। तो इस डिफ्यूजन की वजह से जब आपके क्रिस्टल में होल्स का मूवमेंट हो रहा है इफेक्टिव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है। तो चार्जेस की मूव होने की वजह से एक्चुअली में क्या हो रहा है, करंट हो रहा है वहां पे, है ना। मूवमेंट ऑफ चार्जेस की वजह से क्या होगा, दिस मूवमेंट ऑफ चार्जेस results in a current called diffusion current। किसी भी वजह से मूव हो, चार्जेस मूव होंगे तो करंट पैदा होगा। ड्रिफ्ट करंट में किस वजह से चार्जेस मूव हो रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। डिफ्यूजन में किस वजह से मूव हो रहे हैं, कंसंट्रेशन में चेंज होने की वजह से, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट का मतलब जैसे हमने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था, डीपी ओवर डी एक्स है ना यहाँ पे ग्रेडियंट, डीपी ओवर डी एक्स, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये क्या है, डीपी ओवर डी एक्स, इसका मतलब
concentration of P is changing with x। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब जो भी चीज कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। ये हम लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है होल्स का, उसकी वजह से क्या हो रहा है, चार्जेस मूव कर रहे हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन। तो इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, सर्किट के अंदर करंट पैदा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट। ठीक है, डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों में फर्क समझ में आ गया। डिफ्यूजन करंट का रीजन है, डिफ्यूजन करंट का रीजन क्या है, इसका रीजन है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, और जो ड्रिफ्ट करंट हम कल हम लोगों ने पढ़ा था, ड्रिफ्ट करंट, उसका रीजन क्या था, उसका रीजन था इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्जेस के ऊपर फोर्स लगता है और उस फोर्स की वजह से चार्जेस मूव करते हैं कंडक्टर के अंदर। ठीक है, ये दोनों करंट्स का डिफरेंस आपको समझ में आया? सब लोग करंट कमेंट करके बोलो मुझे, ये समझ में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो, अच्छी बात है। तो इसको हम लोग थोड़ा मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन करंट किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, अगर मैं पी टाइप की बात करूं तो पी टाइप में किस पे डिपेंड करेगा, एक तो चार्ज पे डिपेंड करेगा कि चार्ज कितना है। ठीक है, और किस पे डिपेंड करेगा, प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज़्यादा ग्रेडियंट होगा कंसंट्रेशन में उतना ज़्यादा डिफ्यूजन करंट होगा, है ना। कंसंट्रेशन का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा एक्स के साथ उतना ज़्यादा हमें करंट मिलेगा जेपी। सर एक बार ऊपर से थोड़ा देखना है। अच्छा, तो देखो, तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो चार्ज पे और एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। ठीक है, चार्ज तो यहाँ पे हमारा फिक्स है, होल्स का चार्ज कितना होता है, ई, है ना, जो मैंने क्यू लिखा है नीचे। गुनगुन बेटा बाद में देख लेना, ठीक है, थोड़ा क्लास डिस्टर्ब हो जाता है इस चीज़ से। ये तो बेसिकली क्या है, दिस इज इक्वल टू ई। ठीक है, तो मेनली किस पे डिपेंड कर रहा है, डीपी ओवर डीएक्स पे। ठीक है, लेकिन डीपी ओवर डीएक्स ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि हम लोग हायर पी से लोअर पी की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल करोगे तो क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। फिर बंद हो गया कम पर। ठीक है, क्योंकि हम हायर पी से लोअर पी की तरफ जा रहे हैं, तो डीपी का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, हायर पी टू लोअर पी। पी फाइनल इज लेस देन पी इनिशियल, इसलिए डीपी ओवर डीएक्स है आपका। अरे यार, अब ये लैपटॉप का ज़माना, बेटा गिफ्ट कर दो लैपटॉप एक हमें। अब की बार सब लोग चंदा करके एक लैपटॉप दे दो हमें, ठीक है। चलो, तो अगर मैं बात करूं जेपी, तो ये इफेक्टिवली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, माइनस ई डीपी ओवर डीएक्स। इसको मैंने नेगेटिव को इसमें मर्ज कर लिया, ठीक है। अब अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, एक कोफिशिएंट आ जाएगा। ये भी कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई डी पी, डी पी ओवर डी एक्स। ठीक है, डीपी क्या है यहाँ पे,
डीपी है आपका डिफ्यूजन कॉफिशिएंट, जो कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने की वजह से आया है। डिफ्यूजन कॉफिशिएंट ऑफ होल्स, ठीक है। ये हो गया आपका डिफ्यूजन करंट फॉर पी टाइप। अब अगर एन टाइप की बात करें तो एन टाइप में क्या होगा, जे एन, ये लिखा हमने पी टाइप के लिए। अब लिख लेते हैं एन टाइप के लिए। एन टाइप के लिए जे एन की अगर बात करें, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, ई के प्रोपोर्शनल तो होगा ही, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। उधर होल्स थे, उनका पॉजिटिव साइन था, इलेक्ट्रॉन्स है तो नेगेटिव साइन होगा। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसका जो ग्रेडियंट है जे डी एन ओवर डी एक्स, डी एन ओवर डी एक्स यहाँ पे भी नेगेटिव होगा, क्योंकि एन फाइनल यहाँ पे भी कम होगा एन इनिशियल से, है ना। पार्टिकल्स हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, तो फाइनल हमेशा कम रहेगा इनिशियल से, इसलिए डी एन ओवर डी एक्स भी नेगेटिव आएगा। ऊपर भी नेगेटिव यहाँ पे लिख ही देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों नेगेटिव मिलके क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएंगे, ई डी एन ओवर डी एक्स। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो क्या मिल गया, एक कोएफिशिएंट मिल गया, जे एन इक्वल टू ई डी एन, डी एन ओवर डी एक्स, ठीक है। ये हो गया आपका डिफ्यूजन करंट इन एन टाइप, डी एन इक्वल टू डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं टोटल करंट की। तो टोटल करंट कितना निकलेगा, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट दोनों को अगर मिला दें तो टोटल करंट हमें मिल जाएगा। टोटल करंट, ठीक है। अभी पीएन जंक्शन हमने स्टार्ट नहीं किया है, अभी हम सिर्फ करंट्स की बात कर रहे हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना कि पीएन जंक्शन में ये टोटल करंट कितना आ गया। तो अगर हम बात करें टोटल, जे टोटल पी टाइप के लिए, ठीक है, पी टाइप के लिए कितना हो जाएगा, कल हमने ड्रिफ्ट का वैल्यू निकाला था, कितना आया था, पी ई म्यू ई ई एन ई ए वी डी, वही था ना ये, तो सिग्मा इक्वल टू निकाला था कल हमने। पलट के दिखाऊं क्या, ये आपके पास लिखा हुआ है, ये क्या है बेसिकली, ये है आपका आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, मतलब म्यू ई ई, तो म्यू ई ई तो ये आ गया, ए चला गया इसके डिवीजन में, उसकी वजह से क्या बना, जे। एन की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, पी आ गया, और ई वैसा का वैसा है, ठीक है। तो क्लियर है ना, कमेंट करके बोलो मुझे। ठीक है, चलो। तो ये हो गया आपका ड्रिफ्ट, ये हो गया ड्रिफ्ट वाला पार्ट। और इसके साथ में ऐड कर लेते हैं हम लोग डिफ्यूजन वाला पार्ट। डिफ्यूजन वाला पार्ट यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा, डिफ्यूजन पी टाइप में नेगेटिव आया था, कितना आया था, ई डी पी ई डी पी ओवर डी एक्स, ठीक है ना।
ऐसे ही एन टाइप में क्या हो जाएगा, टोटल करंट फॉर एन टाइप इक्वल टू एन ई म्यू ई। ये म्यू ई की जगह बेटा यहाँ पे म्यू पी कर लो, पोल्स की बात है ना, ये म्यू ई लिख दिया मैंने गलती से, यहाँ पे म्यू पी होगा। ये हो जाएगा नीचे वाले में म्यू ई, ई माइनस 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 यहाँ पे प्लस हो गया था, अभी हमने देखा यहाँ पे ई डी एन ओवर डी एक्स, ये हो गया ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट नहीं सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, डिफ्यूजन। ये पार्ट हो गया आपका डिफ्यूजन और ये पार्ट है दोनों के लिए ड्रिफ्ट। ठीक है, तो टोटल करंट इस तरह से हमने निकाल लिया एन टाइप और पी टाइप दोनों के लिए। इसको जब भी आप बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इसमें दो तरह का करंट रहेगा, एक रहेगा ड्रिफ्ट करंट और एक रहेगा डिफ्यूजन करंट। ड्रिफ्ट करंट रहेगा जो फील्ड हमारा बैटरी प्रोवाइड कर रहा है, किसी भी चीज़ को आप बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। आपने बैटरी से कनेक्ट किया, आपको क्या मिलेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा कंडक्टर के अक्रॉस। उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। उस वजह से हमें क्या मिल जाता है, करंट मिल जाता है। ये कौन सा करंट है, ये है आपका ड्रिफ्ट करंट। ठीक, और जो करंट मिल रहा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, इधर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है मान लिया और इधर इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर हैं, इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। वो जो करंट है वो क्या है, वो है डिफ्यूजन। उसका इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई लेना देना नहीं है जो हमने बैटरी से कनेक्ट किया है। वो आप अगर बिना बैटरी के भी तारों को आपस में कनेक्ट कर देंगे तब भी करंट वो वाला आपको मिलेगा, डिफ्यूजन वाला, जब तक कंसंट्रेशन दोनों तरफ सेम नहीं हो जाएगी। क्लियर हो गया। बेटा कांस्टेंट और कोफिशिएंट में फर्क क्या होता है, कोफिशिएंट आता है आपका प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने पे। ठीक है, आरओ मशीन कौन सी बेटा, आरओ मशीन कौन सी होती है। अच्छा आरओ, ओहो हो, वो तो बेटा रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, आरओ का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। मतलब पानी को आप उसमें ऑस्मोटिक, मतलब यही जो परासरण वाली बात थी, डिफ्यूजन करंट, मतलब वहां पे वाटर के टर्म्स में है वो करंट, वैसा वाला करंट नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, वाटर के फ्लो वाला करंट है वो, है वो भी डिफ्यूजन ही। आरओ का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मतलब वही परासरण, जो अनुभव बोल रहा था, हिंदी में बोलते हैं इसको परासरण। ठीक है, वो रिवर्स ऑस्मोसिस यूज करके पानी को फिल्टर करता है। ठीक है, आरओ का मतलब पता चल गया आपको क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मतलब परासरण। तो पानी का डिफ्यूजन कराया जाता है मल्टीपल फिल्टर्स में से, उसकी वजह से हमारा पानी फिल्टर होता है। कार्बन फिल्टर होते हैं और भी मिनरल्स वगैरह ऐड करे जाते हैं उसमें, उस वजह से फिल्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की बात नहीं है, वाटर करंट की बात है। चलो ये हो गया हमारा टोटल करंट। अब हम आएंगे पी एन जंक्शन पे। अब हमें अलग अलग पता चल गया है कि पी और एन में क्या क्या एक्टिविटी हो सकती है। ठीक है, ड्रिफ्ट करंट हो सकता है, डिफ्यूजन करंट हो सकता है। ड्रिफ्ट करंट मेनली करंट कैरियर है, डिफ्यूजन करंट तो बहुत छोटा सा पार्ट है, मेन कैरियर कौन है, ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट करंट है ना, जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आता है। डिफ्यूजन करंट तो थोड़ी देर चल के फिर बंद हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही हमारा कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा वैसे ही डिफ्यूजन करंट का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ड्रिफ्ट करंट तब तक चलेगा जब तक कि सर्किट में इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल पावर सोर्स की वजह से। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं फाइनली पी एन जंक्शन पे।
एक चीज अभी भी छूट गई। चलो एक चीज और देख लेते हैं। एक रिलेशन है, दो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। रिलेशन बिटवीन डी पी एंड म्यू, डी एंड म्यू, ठीक है। चाहे पी कह लो चाहे ई कह लो, डी पी एंड म्यू पी, और डी एन म्यू एन, ठीक है। डिफ्यूजन कोएफिशिएंट और मोबिलिटी में रिलेशन। इनमें क्या रिलेशन होता है? इनमें बेटा रिलेशन है ये, इसको आप सीधे सीधे समझ लो। डी पी ओवर म्यू पी इक्वल टू डी एन ओवर म्यू एन इक्वल टू के टी ओवर ई, के बी टी, ठीक है। इन दोनों में ये रिलेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं वी टी। ये है आपका वोल्टेज इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना। इसका वैल्यू कितना हो जाता है वीटी का? इसको आप ऐसे का ऐसा याद कर लीजिए, वीटी इक्वल्स टू के टी बाई ई। तो के बी और ई तो कॉन्स्टेंट्स हैं, इनका वैल्यू सीधे सीधे हमें पता है कितना होता है, तो इन दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे केवल टी बच जाएगा, टेम्परेचर। तो इनका वैल्यू पुट करने के बाद हमें रिजल्ट मिलता है टी अपॉन 11,600 वोल्ट्स। 100 में जीरो मेरे कुछ अच्छे नहीं बने, वोल्ट्स, ठीक है। ये हो गया आपका वीटी। अगर रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर कितना होता है आपका? 300 केल्विन, 27 डिग्री सेल्सियस एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मतलब 27 डिग्री सेल्सियस और 300 डिग्री केल्विन। वीटी का वैल्यू क्या बन जाएगा? वीटी का वैल्यू बनेगा 300 डिवाइडेड बाई 11,600, ठीक है। तो ये हमें मिल जाता है 26 मिली वोल्ट्स एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना। तो यहाँ से डी और म्यू में क्या रिलेशन बन जाता है? एट रूम टेम्परेचर डी ओवर म्यू इक्वल्स टू वी टी इक्वल्स टू 1/39 हो जाता है ये। 1/39 कह लो या फिर 26 मिली वोल्ट कह लो, ठीक है। ये रिलेशन है इसमें। डी बाई म्यू में रिलेशन बोलोगे तो बोलोगे 1/39, और वी टी का वैल्यू पूछा जाएगा तो बोलोगे 26 मिली वोल्ट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। इसको ऐसे का ऐसा याद कर लेना है। ये एक रिलेशन है आपका, ये यूनिवर्सल रिलेशन है, ये बहुत कम आएगा बाद में, ठीक। चलो रूम टेम्परेचर 300 केल्विन है, हाँ बेटा। 300 केल्विन मतलब 27 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर को हम लोग आइडियली 27 डिग्री सेल्सियस लेके चलते हैं। अब वो 27 इसीलिए रखा गया है जिससे 300 हमारा राउंड फिगर में आ जाए, थोड़ा इजी रखने के लिए।
ठीक है, चलो एक पॉइंट चलो और देख लो, थोड़ा ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ मैं, टेंशन मत लेना। ठीक है, एक पॉइंट और देख लो पी एंड डायोड पे आने से पहले। ठीक, हम देख लेते हैं कि पोटेंशियल किस तरह से वैरी होता है। एक मिनट रुकना बेटा। आवाज आ रही है? बेटा एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था, वो लेना जरूरी था। ठीक है, ये डिस्टर्बेंस तो बेटा ऑनलाइन में चले रहते थोड़े से। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। एक कॉल की वजह से 5-7 लोग भाग के चले गए क्लास से, ठीक बात नहीं है ये। चलो ठीक है, तो हम लोग निकालने का ट्राई करते हैं कि पोटेंशियल वेरिएशन क्या होता है। पोटेंशियल वेरिएशन। बेटा आपको आवाज़ में कोई डिस्टरबेंस तो नहीं आ रहा है, क्योंकि थोड़ा पानी वाला मोटर चला हुआ है, तो आवाज़ तो नहीं आ रही है उसकी आपको? अगर आवाज़ आ करवा दूं? ठीक है चलो। ठीक ठीक ठीक, चलो। तो पोटेंशियल वेरिएशन निकालेंगे। ठीक है, इन सेमी कंडक्टर। ठीक है, कैसे निकालेंगे ये हम देख लेते हैं। एक हमारे पास सेमी कंडक्टर है। ठीक, सामने दो पोजीशंस ले ली, एक x1 और एक। ठीक है, x1 पे मेरा कंसंट्रेशन क्या है? P1। और x2 पे क्या है? P2। ठीक है,
यहाँ पे मैंने वोल्टेज मान लिया V1 और यहाँ पे वोल्टेज मान लिया V2। वोल्टेज वेरिएशन निकाल, पॉइंट्स के बीच वोल्टेज निकालना है। मान लिया V1, दूसरे पे मान लिया V2। और इसका सर्किट कैसा है? सर्किट ओपन है, इसको मैंने अभी कहीं कनेक्ट नहीं किया है। ठीक है, यह है पी टाइप मेरा। अभी हम डायोड पे नहीं समझ में आ गया फिगर? तो ओपन सर्किट, ओपन सर्किट के केस में क्या, करंट इक्वल टू जीरो। वॉइस कट हो, आपके एंड पे कोई दिक्कत है? बाकी लोगों को आवाज कट हो सुनाई दे रही है क्या? ये क्लियर हो रही है? कट हो रही? अब बेटा क्लियर है आवाज? चलो ठीक है। तो ओपन सर्किट में टोटल करंट हमारा जीरो है। टोटल करंट हमने अभी निकाला था, कितना होता है? जे टोटल करंट फॉर पी कितना आया था हमारा? ई पी म्यू पी ई माइनस ई डी पी ओवर डी एक्स, यही आया था। इसको इक्वल टू रख देंगे जीरो। वाई जीरो? बिकॉज द सर्किट इज ओपन। ठीक है, तो यहां से क्या मिल गया? पी ई म्यू पी ई इक्वल टू, अरे यार ये बंद होने लगा। तो यहाँ से इक्वल टू जीरो रखने पे क्या मिल जाएगा? ई पी म्यू पी ई इक्वल टू ई डी पी ओवर डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से चार्ज से चार्ज आपका कैंसिल हो गया, बचता क्या है? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग अगर ग्रेडियंट के टर्म्स में लिखें तो इलेक्ट्रिक टू माइनस डी वी ओवर डी एक्स। ठीक है, ये इसका रियल फॉर्म होता है, माइनस डी वी ओवर डी एक्स। वो तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं वी अपॉन एल। ठीक है, इसका जो एक्चुअल फॉर्म है वो क्या है? माइनस डी वी ओवर डी एक्स। तो यहाँ से पी म्यू पी ये मिल जाएगा हमें माइनस डी वी ओवर डी एक्स। ठीक है, इक्वल टू डी पी ओवर डी एक्स। ठीक, तो यहाँ से अगर मैं डी वी की बात करूँ तो डी वी मिल जाता है माइनस डी पी ओवर म्यू पी डी पी ओवर पी। ठीक है, चीज़ों को सिर्फ इधर उधर किया है, डी एक्स से डी एक्स मैंने हटा दिया, यहाँ पे आ गया डी पी ओवर पी राइट साइड में, लेफ्ट साइड में केवल बचा डी वी। यहाँ तक ठीक है ना? और डी पी ओवर म्यू पी को हमने अभी क्या लिखा था? वी टी, टेम्परेचर इक्विवेलेंट ऑफ वोल्टेज। उल्टा बोल दिया मैंने, वोल्टेज इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, चलो, और ये हो गया डीपी ओवर पी। अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेट कर दूं तो क्या मिलेगा? डी वी इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2, फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2। ठीक है, इक्वल टू मिल जाएगा माइनस वी टी इंटीग्रल ऑफ डी पी ओवर पी। ठीक है, फ्रॉम x1 टू x2। ठीक है,
तो यहाँ से इंटीग्रल करने पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा v फ्रॉम x1 टू x2, यहाँ मिलेगा माइनस वी टी एल एन टी फ्रॉम x1 टू x2। ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, v x2 पे क्या है वैल्यू उसकी v2, और x1 पे क्या वैल्यू है v1, इक्वल टू माइनस वी टी एल एन, x2 पे क्या वैल्यू है, x2 पे वैल्यू है इसकी p2, और x1 पे वैल्यू है p1। ठीक है। बट एज वी नो p1 इज ग्रेटर देन p2, है ना। कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट किधर है, हायर से लोअर की तरफ है, तो p1 की वैल्यू ज्यादा है p2 से, ये हम मान के चले हैं। ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, हमको p1 को ऊपर ले आते हैं लॉग में और p2 को नीचे ले जाते हैं, तो माइनस साइन वहां से अब्जॉर्ब हो जाएगा अंदर। तो यहाँ से v2 माइनस वी वन क्या मिल जाएगा, v2 माइनस वी वन इक्वल टू वी टी एल एन p1 ओवर p2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन एक आ गया हमारे पास। ये अभी पी एन डायोड में इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने ये पहले कर लिया, वैसे कर इसको बाद में भी सकते थे। ठीक है, ये रिलेशन आपको समझ में आ गया। वी टू माइनस वी वन क्या हो जाएगा, वी टी एल एन पी वन माइनस पी टू, पी वन बाई पी टू। सबको समझ आया। कमेंट करके बोलो बेटा। ठीक है। का नाम मैं इस पेज का नाम पी एन डायोड से हटा के पोटेंशियल वेरिएशन लग दे रहा हूँ। ठीक है। ठीक है ना। का नाम मैंने चेंज कर दिया पेज का, पोटेंशियल वेरिएशन इनसाइड सेमीकंडक्टर। तो अपना नेक्स्ट पेज बना लेते हैं पी एन डायोड का। अब हमारा पी एन डायोड एग्जैक्टली स्टार्ट हो जाएगा। बेसिक्स हमारे पूरी तरह कवर हो चुके हैं अब आके। ठीक। तो आज हम लोग केवल इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं पी एन डायोड का, कि एक्चुअल में फॉर्म कैसे होता है। कल इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पी एन डायोड के बारे में जो भी कुछ है कल हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है। केवल 5 मिनट और चलाऊंगा क्लास में, आप लोग थोड़ा फोकस रखिए। ठीक है, खोना मत क्लास में। सर पी एन डायोड कल पढ़ाओगे। पी एन डायोड कल बेटा पूरा क्लियर कर देंगे। ठीक है। हमने पहले उसके बेसिक्स कवर कर लिए ना, जो जो चीज़ें उसमें यूज होने वाली हैं वो सारा हमने कवर कर लिया है। इसलिए पी एन डायोड खत्म करने में हमको टाइम नहीं लगेगा, कल एकदम से हम लोग कर देंगे। ठीक है। आगे का पार्ट इजी है, पूरी यूनिट आगे की एकदम इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट पार्ट हमने कवर कर लिया। ठीक है। और ये डिफिकल्ट इसलिए था क्योंकि ये थोड़ा सा एब्रप्टली आ गया आपके लिए, ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स का पार्ट है, इसलिए अचानक से आ गया, इसलिए डिफिकल्ट लग गया थोड़ा सा आपको। लेकिन आगे वाला पार्ट एकदम सिंपल है, उसमें कुछ भी नहीं, पूरी यूनिट एकदम ईजी है। ये समझ लो कि ये आपका सबसे डिफिकल्ट पार्ट था। रिजल्ट की बेटा मुझे नहीं पता, यूनिवर्सिटी को पता होगा। चलो, तो अगर पीएन जंक्शन की बात करें तो पीएन जंक्शन बेसिकली क्या है।
आपके पास दो टाइप्स थे, एक पी टाइप और एक एन टाइप। ठीक है, आपने दोनों को ज्वाइन कर दिया यहाँ से। ये था मेरा पी टाइप और ये था एन टाइप। ठीक है, पी टाइप के अंदर क्या थे, इस सर्कल्स के अंदर पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन आएगा बताओ। इधर भी कुछ सर्कल्स में बना दे रहा हूँ। पी टाइप के अंदर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा साइन। बेटा पी टाइप की बात हो रही है, एन टाइप की बात नहीं हो रही है। सर्किल के अंदर नेगेटिव आएगा पी टाइप में, क्योंकि ये एक्सेप्टर है। बाहर पॉजिटिव आएगा, अंदर नेगेटिव आएगा। सर्किल के बाहर पॉजिटिव आएगा है। ये क्या है अंदर का आपका नेगेटिव आयन, जो कि होल क्रिएट होने के बाद क्रिएट हुआ है। आयन नेगेटिव, साथ में पॉजिटिव होल। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बाहर। ठीक है, बाहर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, तो अंदर क्या मिलेगा हमें, अंदर मिलेगा पॉजिटिव आयन। ये फर्क समझ में आया दोनों का। इसमें आप कंफ्यूज मत होइए, कंफ्यूजन की वजह केवल एक है, रिवीजन ना करना। आप जाके क्लास को रिवाइज नहीं करोगे तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा, आप शाम तक सब कुछ भूल जाओगे। जाके रिवाइज जरूर करो बेटा। जब हम इसको ज्वाइन करेंगे, तो ज्वाइन करने पे क्या होगा आप देखिए। ज्वाइन करने पे जो इधर हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इधर होल्स हैं। होल्स मतलब एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, जाके इन होल्स के साथ कंबाइन होना शुरू हो जाएंगे, रिकॉम्बिनेशन होने लगेगा। रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, है ना। ठीक है, तो जैसे ही रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट होगा उसके बाद देखो क्या होता है। रिकॉम्बिनेशन जब स्टार्ट हुआ तो आपका इलेक्ट्रॉन और होल तो आपस में मिलकर न्यूट्रल बन गए। ठीक है, लेकिन वो पीछे क्या छोड़ जाएंगे, अपना आयन पीछे छोड़ जाएंगे। ऐसा होगा ना। यहाँ पे मैंने बना दिया कि ये जो है ये कंबाइन हो चुके हैं। इसके अंदर क्या साइन आएगा, पॉजिटिव। और लेफ्ट वाले में क्या साइन आएगा, नेगेटिव। ठीक है, इसके बाहर क्या बनेगा, यहाँ पॉजिटिव बनेगा, यहाँ बन जाएगा नेगेटिव। अब आप देखो जो वॉल पे मैंने बनाए हैं बीच में, उनमें रिकॉम्बिनेशन हो चुका है। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन हो चुका है, इस वजह से मैंने बाहर पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं बनाया है। रिकॉम्बिनेशन इज कंप्लीट। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल तो आपस में रिकॉम्बाइन कर गए, लेकिन वो पीछे अपना आयन छोड़ गए, है ना। आयन पीछे रह गया, यहाँ पे क्या रह गया, पॉजिटिव आयन। यहाँ पे क्या रह गया, नेगेटिव आयन। समझ में आया। इनके जो इलेक्ट्रॉन और होल्स थे वो आपस में कंबाइन हो गए, जो और जो साथ में
आयन था वो पीछे रह गया। ठीक है, चलो। तो ऐसे ही यहाँ पे एक बीच में बड़ी सी वॉल बन जाती है। इस रिकॉम्बिनेशन की वजह से होता क्या है, इस रिकॉम्बिनेशन की वजह से यहाँ पे बीच में एक वॉल बन जाती है आयंस की। इस वॉल के एक साइड में आपके नेगेटिव आयंस होते हैं और एक साइड में पॉजिटिव आयंस होते हैं। ठीक है, इस साइड में हो जाएंगे आपके नेगेटिव आयंस पी साइड में, और इस साइड में बन जाएंगे आपके पॉजिटिव आयंस। ठीक है, बाकी यहाँ पे क्या है, बाकी अभी भी घूम रहे हैं रिकम्बाइन होने के लिए, अभी हो नहीं पाए हैं। पॉजिटिव बाहर माइनस, बाहर माइनस, बाहर माइनस बना है, इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन अभी इसमें अवेलेबल है, वो अभी रिकम्बाइन नहीं हुआ है। और जिसमें मैंने बाहर माइनस साइन नहीं बनाया वो रिकम्बाइन हो चुके हैं, उनका इलेक्ट्रॉन जाके होल से मिल चुका है। ठीक है, ये हमारे होल्स हैं पॉजिटिव वाले। जिसके बाहर पॉजिटिव बना है उस होल से अभी इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन नहीं हुआ। ठीक है, तो कुछ इस तरह का दिखने लगता है हमारा पी एन डायोड आफ्टर रिकॉम्बिनेशन। ठीक है ना बेटा। ठीक, तो ये जो बीच में आयंस बन गए, इन आयंस की वजह से क्या होगा, इन आयंस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो ये एन टाइप से पी टाइप की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा अंदर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब एन टाइप से इलेक्ट्रॉन्स को पी टाइप में जाने के लिए रोकेगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये सब आपको फैक्ट पता है या नहीं पता है, ये भी नहीं पता होंगे, मैं रिवाइज करा देता हूँ। ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होने का क्या मतलब है, यहाँ कहीं स्पेस में पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ कहीं नेगेटिव चार्ज होगा, इसीलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह का है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन को रखा तो वो किधर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा ना, मतलब अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन मूव्स अपोजिट टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। समझ में आ गई ये बात। सो देर इज ए buildup of positive charges नहीं, ions in n type and negative ions in p type। ठीक है, so an electric field E is created from n type to p type। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एन टाइप से पी टाइप की तरफ है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से पी टाइप की तरफ नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी यहाँ पे लिख सकते हैं, एज द इलेक्ट्रॉन्स मूव
opposite to the electric field the electrons from n type are not able to move from n type to p type after the creation of sufficient इलेक्ट्रिक फील्ड। ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया पूरी तरह से, ये जो मैंने अभी लिख के दिखाया है? क्लियर करो एक बार, सब लोग कमेंट करके बोलो इस स्टेटमेंट में कोई भी डाउट है। ये स्टेटमेंट एकदम एकदम बेसिक स्टेटमेंट है जो आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, कुछ ही लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, बाकी सब सो रहे हैं मुझे लग रहा है। चलो ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को जाने से रोकेगा। ठीक है, तो ये जो रीजन हमारा बना था यहाँ पे, इसी रीजन को हम लोग क्या बोल देते हैं? इसी रीजन को हम लोग बोल देते हैं डिप्लीशन रीजन। ठीक है, ये जो रीजन हमारा यहाँ पे एक तैयार हो गया, इस रीजन को हम बोल देते हैं डिप्लीशन रीजन। ठीक है, हिंदी में आपने पढ़ा होगा शायद, नाम मैं भूल रहा हूँ, इसको बोलते थे विभव प्राचीर शायद। क्लियर करो बेटा, यही बोलते थे क्या? विभव प्राचीर, पोटेंशियल वॉल। जिन लोगों ने हिंदी में पढ़ा है उन्हें शायद पता होगा। यस सर, ठीक है, यही बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन बोलते हैं इसको। ठीक है, इस डिप्लीशन रीजन की वजह से क्या होगा? डिप्लीशन रीजन की वजह से आपके इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड से लेफ्ट साइड में नहीं जा पाएंगे, एन टाइप से पी टाइप में नहीं जा पा रहे। वजह क्या है उसकी? वजह है इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाने से रोक रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करते हैं। ठीक है, बेटा तुम्हारा अपना नेटवर्क का दिक्कत होगा, यहाँ पे सही है नेटवर्क। ठीक है, चलो, तो यही जो रीजन है हमारा, दिस रीजन इन विच देर आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। रिकॉर्डिंग बेटा हो रही है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर क्रिएटेड is called डिप्लीशन रीजन, रीजन या फिर लेयर, डिप्लीशन रीजन या फिर डिप्लीशन लेयर। ठीक है, डिप्लीशन लेयर किस तरह से फॉर्म होती है ये पता होना बहुत जरूरी है। ये आपको क्लियर हुआ एकदम से? ठीक है, अच्छा, तो डिप्लीशन पोटेंशियल निकालने कितना हो जाएगा?
डिप्लीशन पोटेंशियल, जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ है वो है कितना, ये भी तो निकालना पड़ेगा। डिप्लीशन पोटेंशियल हम लोग निकाल लेते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने एक पोटेंशियल वेरिएशन निकाला था इनसाइड सेमीकंडक्टर, वो कितना आया था, वो आया था हमारा V2 माइनस V1 इक्वल टू VT ln P1 अपॉन P2 आया था। ठीक है, ये कहाँ था, लेफ्ट साइड में, ये कहाँ था, राइट साइड में। ठीक है, लेफ्ट साइड में अगर कंसंट्रेशन देखें तो यहाँ पे किसकी है, इन केस ऑफ पी एन डायोड, P1 क्या बन जाएगा, P1 बन जाएगा PP, कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इन P टाइप। ठीक है, और P2 क्या बन जाएगा, PN, P2 बन जाएगा PN, कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इन एन टाइप। ठीक है, तो यहां से आपका V2 माइनस V1 क्या आ गया, V2 माइनस V1 इक्वल टू VT ln PP ओवर PN। ठीक है ना, क्लियर है। ठीक है, अच्छा अब इनके नाम देख लो क्या थे। PP को हमने क्या लिखा था, PP इज नथिंग बट एक्सेप्टर आयंस Na, है ना। और Pn क्या था, Pn था हमारा Ni² अपॉन Nd, ये डोनर साइड में आया था, अभी थोड़ी देर पहले किया ये हमने, आधा घंटा भी नहीं हुआ इस काम को किए, याद है ना ये। PP इक्वल्स टू Na और Pn इक्वल्स टू Ni² अपॉन Nd, ये है N टाइप में और ये है P टाइप में। यहाँ पे ये माइनॉरिटी है इसलिए डोनर के टर्म्स में लिखा हुआ है, यहाँ पे ये मेजॉरिटी है। ठीक है, तो मैं इस रिलेशन को Na और Nd के टर्म्स में लिख लेता हूँ। तो यहाँ से आ गया मेरा V2 माइनस V1 इक्वल टू VT ln PP की जगह पे आ गया Na, नीचे आ गया Ni² ओवर Nd। ठीक है, ये हो गया मेरा पोटेंशियल बैरियर। इक्वल टू V2 माइनस V1 इक्वल टू VT की जगह पे लिख लेते हैं KBT अपॉन E, जो इसका एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, ln Na ओवर Nd ओवर Ni², ये पोटेंशियल बैरियर का। क्लियर, कमेंट करके बोलो सब लोग, यहाँ तक क्लियर हो गया, इसके आगे नहीं पढ़ाने वाले, यहीं तक था आज का। क्लियर हो गया।
एक एक का कमेंट चाहिए मुझे, जितने भी ज्वाइन है। सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आप लोगों ने 12th क्लास में डिप्लीशन रीजन पढ़ा तो था, लेकिन आपको पोटेंशियल बैरियर का वैल्यू निकालना नहीं आता था। ठीक है, तो वो आज हमने निकाला कि पोटेंशियल बैरियर का एक्चुअल में वैल्यू कितना होता है। ठीक है, अब तक हम लोग केवल इतना बोल देते थे कि पोटेंशियल बैरियर की वजह से इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा पाते या फिर करंट फ्लो नहीं होता, है ना। आज हम लोगों ने पोटेंशियल बैरियर का एक्चुअल वैल्यू भी निकाल लिया कि पोटेंशियल बैरियर का वैल्यू होता कितना है। ठीक है, क्लियर। चलो, तो कल हम लोग केवल छोटे छोटे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे पी एन डायोड के, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, और डायोड की जो इक्वेशन होती है वो निकालेंगे। थोड़े से और कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, कल हमारा पी एन डायोड खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं है, डिफिकल्ट पार्ट एकदम खत्म हो चुका है। ठीक है, आज वाला आप लोग रिवाइज करके आएंगे कल। इसको आप लोग रिवाइज नहीं करेंगे तो ये एकदम से उतर जाएगा दिमाग से आपके। ठीक है, चलो, ठीक है, कल मिलते हैं। बाय।